नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, यदि दो समीकरण हमें दिए हुए हैं तो उनकी प्रकृति और व्यवहार को जानने के लिए हमें 3 शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो वो शर्तें क्या होती हैं, उसमें रूल क्या फॉलो होते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर होती हैं कि उनके अनंतः अनेक हल होते हैं, इन सभी विषय में आज हम जानकारी लेंगे। और जो इस अध्याय से आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो मेथड आती है, सर्वप्रथम प्रतिस्थापन और विलोपन। ये जो दो मेथड होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आती ही हैं। यदि ये मेथड डायरेक्टली सवाल नहीं आता कि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए, तो जो सवाल दिया जाता है उसका हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है, और उन समीकरणों को या तो हम प्रतिस्थापन से हल करते हैं या फिर विलोपन से हल करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम उन शर्तों को जानते हैं। तो देखिए, यदि मान लो दिया हुआ है, दो समीकरण दिए हुए हैं, कौन कौन से, मान लीजिए दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो देखिए, ये a, b और c ये क्या है, जो अचर राशियां हैं, मतलब a1, b1 और c1 की जगह कुछ भी हो सकता है, a2, b2 और c2 की जगह भी कुछ हो सकता है, और ये धन चिन्ह लगे हैं, इनकी जगह समीकरण का मान कुछ भी है। परंतु यदि ये इस दो प्रकार से समीकरण दिए हुए हैं और उसमें यदि पहली शर्त के अनुसार यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो जो यदि समीकरण दिए रहेंगे इनकी जगह कुछ और भी समीकरण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये दो समीकरण दिए हुए हैं, यदि इन दो समीकरणों में a1 और a2 बराबर, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये तीन शर्तों का पालन करेगा। पहली क्या होगा, पहला होगा कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ये पहली कंडीशन हो गई। पहले वाले में यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 की, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा होगा कि इसका जो हल होगा अद्वितीय होगा, अद्वितीय, इसको अच्छे से लिख लीजिए, हल जो होगा वह अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरे क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। अब देखिए, रेखाएं प्रतिच्छेद कैसे करेंगी, जैसे मान लीजिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो रेखाएं इस तरीके से एक बिंदु पर मिलेंगी और जो ये बिंदु मिलेंगे वह उसके हल होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए दिया हुआ है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 का, तो इसमें भी 3 शर्तें फॉलो होंगी। पहली शर्त क्या होगी कि जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और दूसरा आएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई सार्व हल नहीं होगा, कोई सार्व हल नहीं होगा। और तीसरा क्या होगा, देखिए, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 यदि बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। और इसका दूसरा कंडीशन हो, कोई सार्व हल नहीं होगा, परंतु जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वह कैसा होगा, असंगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वह असंगत होगा। फर्स्ट वाले में संगत था, परंतु दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, असंगत होगा। ठीक है, अब समांतर कैसी होंगी, मान लीजिए दो रेखाएं हैं, तो पहली रेखा ऐसे जाएगी, तो दूसरी रेखा इसी के समान अंतर में जाएगी। ये इन रेखाओं को हम कितने भी आगे बढ़ा लें अनंत तक, तो भी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब मान लीजिए तीसरा लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, तो इसका क्या होगा, देखिए इसमें भी तीन शर्तें लागू होंगी। पहले जो रेखाएं होंगी वे कैसी होंगी, देखिए जो रेखाएं होंगी वे संपाती होंगी, संपाती कैसे, पहले एक के ऊपर एक होंगी, रेखाएं संपाती होंगी।
और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी कि जो इसके हल होंगे वह अनेक हल प्राप्त होंगे, हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। और तीसरा क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म जो रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म आश्रय या फिर आश्रित संगत प्राप्त होगा, हमें आश्रित संगत होगा। देखिए ये तीनों कंडीशन है और इनकी जो प्रकृति होगी और व्यवहार हो इसका इसमें पता चलेगा। रेखा संपाती कैसे होंगी, मान लीजिए एक समीकरण की रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी समीकरण की रेखा भी इसी के ऊपर से जाएगी, ये इसी तरीके से जाएगी। इस प्रकार हम क्या कहेंगे, ये जो रेखाएं हैं वे एक के ऊपर एक जा रही है, मतलब ये क्या है, संपाती है, इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पहले का पहला लिखा हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए यदि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप उसी मेथड से हल कीजिए। पर यदि नहीं लिखा हुआ और लिखा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उसी मेथड से हल करेंगे। तो देखिए अपन यहाँ डालेंगे हल या फिर सॉल्व, जो आपको अच्छा लिखे। यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण या फिर दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या दिए हुए हैं, देखिए यहाँ लिख लीजिए या फिर यहाँ भी ले सकते हैं 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3। तो इसको मान लीजिए पहला समीकरण और इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। देखिए इसमें क्या होता है कि हम किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, और जो मान निकलेगा उसको पहले वाले में या फिर पहले वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। देखिए समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। क्यों, देखिए सबसे पहले कोशिश कीजिए आप कि ऐसा मान निकले जो छोटा से छोटा हो। देखिए मान लीजिए हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे फिर y का मान निकालें, तो इसमें संख्याएं बड़ी दी हुई है, 7 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो आंसर बटे में आएगा और बटे वालों को हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप कोशिश कीजिए छोटा से छोटा संख्या हो। दूसरी बात, धन की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि ऋण की संख्या आती है हल करने में दिक्कत होती है। देखिए हम समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखिए x धन 2y लिखा है, x धन 2y बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2y को उस पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए, धन का था उस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो ये आ गया x बराबर 3 ऋण 2y, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए अब जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए भाई। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 7x ऋण 15y बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां x का मान क्या है, 3 ऋण 2y आया है, तो हम x की जगह क्या रख देंगे, 3 ऋण 2y। देखिए x का मान क्या है, 3 ऋण 2y, ऋण यहाँ क्या लिखा हुआ 15y, तो 15y लिख दीजिए, बराबर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा लीजिए। अब देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 7 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ऋण 7 का 2 में गुणा होगा, धन और ऋण का गुणा पहले ऋण होगा, फिर 7 और 2 का गुणा क्या जाएगा, 7 दूनी 14 और ये लिखा हुआ है 15y और ये लिखा हुआ है 2। अब देखिए ये ऋण और ऋण की संख्या क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे, उत्तर में ऋण ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल जो है समान है और दोनों ऋण की है तो जुड़ जाएगा। तो 14 और 19 कितना हो जाएगा, 29y आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, सिर्फ y है, तो सबका पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ y बस अकेला छोड़िए। तो पहले हम ऋण 29y को रहने देते हैं, 2 ऋण 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ हल कर लेते हैं। ऋण 29y बराबर 2 धन का है, ये ऋण का है। धन और ऋण की संख्या हमेशा घटती है, चिन्ह का क्या था, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है। तो 2 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, ऋण 19 बचेगा। तो देखिए ये इसके इंटू में था तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ऋण 19/29 और ये भी ऋण का आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, धन का। तो y बराबर क्या जाएगा, 19/29 आ जाएगा ये। अब देखिए अब समीकरण 3 में हम y का मान रख देते हैं, तो लिखिए यहाँ पे समीकरण
3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण क्या 3 क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 ऋण 2y, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 ऋण y का मान कितना आया है 19/29, इसको लिख लीजिए 19/29। अब गुणा कर दीजिए 3 ऋण 2 का गुणा इसमें हो कितना जाएगा 19 दूनी 38/29 जाएगा। तो देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 और 29 का जब हम गुणनखंड करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 29 ही आएगा। अब 1 का 29 में भाग देंगे 29 बार जाएगा, 29 का ऊपर गुणा करेंगे तो 29 गुणा 3 कितना हो जाएगा 87 आ जाएगा। 87 ऋण 38 x बराबर, देखिए 87 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो ये 9 बचेगा और ये 8 में से 4 जाएगा तो 49/29, ये आ गया x का मान। देखिए अब इस अतः करके हल लिख लीजिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे डाल लीजिए अतः x बराबर कितना मान आया है, x बराबर 49/29 और y का मान कितना आया है 19/29, ठीक है, ये आंसर आ गया अपना, ये आंसर आ गया। यदि हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है तो हम समीकरण 1 या 2 में x और y के मान रख देंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो उत्तर की जांच हो जाती है। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। अब इसका हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो देखिए इसमें ये नहीं लिखा गया है कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए कि विलोपन से हल कीजिए, आपकी इच्छा, आप जिससे हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए चाहे विलोपन से हल कीजिए। बस ये है कि इसमें x और y का दोनों का मान निकालना है, दो में से किसी एक मेथड को यूज करके, और x और y के मान इसमें रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखिए दिए गए समीकरण या फिर दिया गया समीकरण, क्या दिया हुआ है, दिया गया समीकरण। देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर 11 और दूसरा दिया हुआ है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, आप चाहे जिसको सीधे से हल भी कर सकते हैं, घटा यहाँ लिख दिए समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, ये हम विलोपन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए विलोपन में क्या होता है कि किसी चाहे x को चाहे y को, दो में से किसी एक को बराबर कर लीजिए, जब वो बराबर हो जाएंगे तो उनको घटा दीजिए, तो वो एक पक्ष जो होगा चाहे x होगा या फिर y होगा उसका विलोपन हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। जब एक विलुप्त हो जाएगा जाहिर सी बात दूसरे का मान निकल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है 2x दोनों बराबर दिए हुए हैं तो हम इसमें डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 2x में से 2x को घटाएंगे तो ये पक्ष पूरा विलोपित हो जाएगा, बचेगा क्या 3y बराबर 11 और ऋण 4y बराबर ऋण 24। यदि बराबर नहीं होते तो हमें गुणा करना पड़ता, दोनों को बराबर करना पड़ता, या तो आप x को बराबर कर लीजिए या फिर y को बराबर कर लीजिए। पर देखिए यहाँ ऑलरेडी 2 x वाले बराबर दिए हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट घटा देंगे। देखिए कैसे घटाएंगे, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो बदलेगा क्या, चिन्ह का बदलाव हो जाएगा। देखिए यह धन का था तो ये ऋण हो जाएगा, यह ऋण का था तो ये धन हो जाएगा, जो ये ऋण का था तो ये भी धन हो जाएगा। तो देखिए अब मायने क्या रखेगा, इसका ये ऋण चिन्ह मायने नहीं रखेगा, मायने ये धन चिन्ह रखेगा। इसका ये ऋण चिन्ह भी यहाँ नहीं लेंगे, 24 किसका रहेगा, इस वाले धन का रहेगा। अब देखिए ये धन का है ये ऋण का है, इसके आगे धन है परंतु हमने चिन्ह बदला है इसलिए इसको ऋण का मानेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये धन का है और ये ऋण का है। अब देखिए ये धन का है और ये भी धन का है, इसका ये ऋण चिन्ह मायने नहीं रखेगा, मायने क्या रखेगा, हमने जो ये बदला है तो धन और धन की संख्या क्या होती है, जुड़ती है, उत्तर में धन ही रहता है। 3 और 4 का जोड़ हो जाएगा 7। एक बार और बता देते कि इसका ऋण चिन्ह को हम नहीं लेंगे, चिन्ह धन को लेंगे, ये धन का है और ये भी धन का है इसलिए 7y आ जाएगा। अब देखिए ये ऋण लगा था परंतु चिन्ह किसका बदला, ये ऋण था तो हमने यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि यहाँ ऋण लगा हुआ तो आप यहाँ धन कर दीजिए और धन लगा हुआ है तो ऋण कर दीजिए।
अब 11 जो धन का है और 24 भी धन का है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 11 24 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब y का मान निकाल लीजिए, y के इंटू में 7 है तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये बट्टे में 7 आ गया। तो 7 एकम 7 और 7 बना 35, तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दीजिए y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 2x धन 3y बराबर 11 दिया हुआ है। देखिए 2x धन 3, y का मान कितना आया है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए बराबर 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए 2x धन 3 और 5 का गुणा होगा तो क्या जाएगा, 3 5 15 बराबर 11। यहाँ वेरिएबल क्या है, x दिया हुआ है, बाकी सबका हम पक्षांतर कर देंगे, सिर्फ x को अकेला छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए है। तो देखिए 2x लिख दीजिए, 11 ऋण 15, धन का 15 था उस पक्ष में गया तो ऋण का 15 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से लिख भी सकते हैं कि 15 का पक्षांतर करने पर, 15 का पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब देखिए 2x लिखा हुआ है, 11 में से 15 जाएंगे, 11 किसका, धन का है, ये ऋण का है, तो धन और ऋण की संख्या हमेशा घटती है, चिन्ह किसका, तो बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, ऋण का है, इसलिए यहाँ क्या जाएगा, ऋण 4। x के इंटू में क्या है 2 है तो ये बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा ऋण 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया, ऋण 2 आ गया। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना था, y बराबर mx प्लस 3। तो देखो दिया क्या है, या दिया है y बराबर mx प्लस 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। यहां लिखिए समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर देखिए y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना आया है, 5 आया है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे। x का मान कितना आया है, ऋण 2 आया है, धन 3। अब देखिए ये 5 हो गया, ये ऋण 2m हो गया, धन 3 हो गया। 3 का इस पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए, तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m, तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, ऋण 2 बराबर ऋण 2m। तो देखिए 2 और 2 है, इसके बट्टे में चला जाएगा, ऋण 2 बटे ऋण 2 बराबर क्या आ जाएगा, m, तो m का मान कितना आ गया, ऋण 1 आ गया। ये यहाँ लिखना था कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान क्या आया, ऋण 1 आया है। यहाँ लिख दीजिए अतः m बराबर ऋण 1, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रश्न दूसरा था, इसमें आप अपनी मर्जी से या तो प्रतिस्थापन का प्रयोग कीजिए या तो विलोपन का प्रयोग कीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 रेल पटरियां समीकरण x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? देखिए इसको हल करते हैं हम विलोपन विधि से। आप चाहे तो विलोपन का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो प्रतिस्थापन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए दिया गया है समीकरण, क्या दिया हुआ है, दिया गया समीकरण दिया गया है x धन 2y ऋण 4 इक्वल 0 और 2x धन 4y ऋण 12 इक्वल टू 0 दिया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यदि हम इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो भी आंसर आएगा, विलोपन से हल करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो विलोपन से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, चाहे तो आप x को बराबर कर लीजिए, चाहे तो आप y को बराबर कर लीजिए। देखिए देखो यहाँ x है, यहाँ 2x, दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 2y है, यहाँ ऋण 4y, ये भी दोनों बराबर नहीं है। दो में से किसी एक को बराबर कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये x बराबर हो जाएगा, तो हम समीकरण 1 में किसका गुणा कर देते हैं, 2 का। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने
पर। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2 का गुणा 2y में होगा तो हो जाएगा 4y ऋण 2 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। ये आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में से 3 को घटा दीजिए, यहाँ लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, लिखिए 2x धन 4y ऋण 12 इक्वल टू 0 और 2x धन 4y ऋण 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम घटा देंगे, क्या ये धन का था ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का था तो ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का था तो ये किसका हो जाएगा, धन का। अब देखिए ये धन और ये ऋण ये दोनों कट जाएंगे, ये धन और ये वाला ऋण ये भी कट जाएगा, बचिए क्या, ये ऋण की है और ये धन का है। ऋण और धन की संख्या हमेशा क्या होती, घटती है, चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या का रहता है। देखिए ऋण 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ऋण 4 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ ना वेरिएबल कुछ भी नहीं है, ना तो x आ रहा है ना y आ रहा है, तो ये क्या है, एक असत्य कथन है। क्यों, क्योंकि या तो x का मान आना था या फिर y का मान आना था। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह असत्य कथन है, असत्य कथन है, यह असत्य कथन है, इसका कोई सार्वहल नहीं होगा। यहाँ लिखिए इसका कोई सार्वहल नहीं होगा। अब जब कोई सार्वहल नहीं है तो रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो यहाँ उत्तर में लिखिए कि अतः यह असत्य कथन है, इसका कोई सार्वहल नहीं होगा, इसीलिए रेल, पूछा क्या गया था, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो यहाँ लिखिए इसलिए रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि हल निकलता तो रेल पटरी एक दूसरे को काटती। अब यहाँ इसका कोई हल नहीं निकल रहा, ना तो x का मान आ रहा है ना तो y का मान आ रहा है, इसलिए रेल पटरी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब हम प्रश्न चौथा देखते हैं। देखिए प्रश्न चौथा लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें यदि दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर, मतलब हमें मानना पड़ेगा कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, यहाँ लिखिए माना पहली संख्या x है, क्योंकि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। अब हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब लिखा हुआ दोनों संख्याओं के अंतर क्या है, 26 है, तो प्रथम शर्तानुसार क्या लिखा हुआ है, यहां लिखिए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या लिखी हुई है, 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, 26 है। देखिए अब 2 संख्याएं कौन सी, x और y, अंतर मतलब घटाना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x और ऋण y बराबर 2 संख्याओं का अंतर क्या हो गया, 26। x और y दोनों के बीच का अंतर क्या है, 26 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाता है आप वैसे वैसे हल करते जाइए। अब दूसरी शर्त क्या लिखी हुई है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। अब एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या है, x, दूसरे की 3 गुनी है, दूसरी क्या है, y। अब 3 गुनी किसकी, दूसरे की, तो किस में गुणा होगा, y में। पहली संख्या मतलब x, दूसरे की 3 गुनी है, मतलब x बराबर क्या जाएगा, 3y। तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, यहाँ लिखिए द्वितीय शर्तानुसार। प्रश्न जैसा बोलता जा रहा है आप वैसा करते जाइए, आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखा हुआ है, एक
एक संख्या मतलब पहली संख्या मतलब x, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या मतलब x, दूसरे की मतलब y, कितनी गुनी है 3 का गुणा कर दीजिए। ये इसको मान लो समीकरण 2। अब देखिए इसको यदि हम विलोपन से हल करेंगे तो हमें x दोनों घट जाएगा, डायरेक्ट y का मान आ जाएगा। पर ये और इजी पड़ेगा कि x का मान डायरेक्ट दिया हुआ है x बराबर 3y, इसको प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो मान निकला है उसको दूसरे पक्ष में रख दीजिए या फिर दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो x का मान बराबर 3y डायरेक्टली लिखा हुआ है, हम इसके मान को समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 3y। x की जगह हम 3y रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x ऋण y बराबर 26। तो x का मान क्या है 3y, तो x की जगह 3y रख दीजिए, ऋण y बराबर 26। अब 3 में से y जाए कितना बचेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या आ जाएगा 26 के बटे में आ जाएगा ये 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y का मान कितना आ गया 13। y बराबर क्या आ गया 13। अब देखिए ये y बराबर 13 आ गया, इसको अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में आप y का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x बराबर 3y, ये दिया हुआ समीकरण 2, x बराबर 3y, 3 इंटू y का मान कितना आया है 13। तो ये कितना हो जाएगा 13 3 39। ये अब देखिए पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो हमने पहली संख्या से दूसरे का 3 गुना 3 का गुणा कर दिया दूसरे में। अब x और y के मान आ गए हैं, अब उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए अतः पहली संख्या, हमने पहली संख्या क्या मानी थी, अतः पहली संख्या हमने x माना था, तो x बराबर कितना आ गया 39। तथा दूसरी संख्या हमने क्या माना था, तथा दूसरी संख्या y बराबर कितना आया है 13। ये हो गया, पहली संख्या को हमने x माना था तो x का मान 39 आया, इसलिए पहली संख्या x। दूसरे को हमने क्या माना था y माना था, y का मान कितना आया 13 आया, इसलिए y बराबर 13। अब हम प्रश्न 5वां देखते हैं। देखिए प्रश्न 5वां लिखा हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, बटे। अंश क्या होता है ऊपर होता है, हर क्या होता है नीचे होता है। अंश ये ऊपर वाला कहला गया, हर क्या कहला गया ये p बटे q के रूप में, ठीक है। ये क्या हो गया भिन्न है, भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, तो देखिए करना क्या है, अंश और हर की बात हो रही है तो पहले तो मान लीजिए आप कि अंश, माना अंश बराबर x है। माना क्या लिखेंगे सर्वप्रथम, मानिए आप माना अंश क्या है, माना अंश x है, ठीक है, तथा हर y है। तो भिन्न क्या मिलेगी हमें, तो भिन्न होगी, तो भिन्न x बटे y होगी, ठीक है। भिन्न तो बटे के रूप में ही होती है, ये हो गई। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है, यहां लिखिए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या बोल रही है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार कि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर आप समीकरण बनाइए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं कि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश हमने क्या माना है x, तो अंश में 1 जोड़ दो भाई, ये जुड़ गया। अब हर में से 1 घटा देते हैं, तो हर को किस हमने क्या माना, हर y माना है, तो y में से 1 घटा दो तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो बराबर 1। क्यों भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 बदल गई, ठीक है। देखिए इनका त्रिक गुणा करते हैं हम,
त्रिक गुणा पे करने पे क्या हो जाएगा, x धन 1 बराबर y ऋण 1। अब देखिए वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए और जो अचर है उनको एक साइड कर लीजिए, तो x y का इस पक्षांतर कर देंगे हम तो ऋण y हो जाएगा। ये ऋण 1 लिखा हुआ है, धन 1 का उस पक्ष में जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा। तो x ऋण y बराबर क्या आ जाएगा, ऋण ऋण की संख्या जुड़ जाएंगी और ऋण उत्तर में ऋण ही रहेगा, तो x ऋण y बराबर ऋण 2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। प्रथम शर्त हल हो गई। अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार लिखिए यहाँ पे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या बोल रही है, आप चाहें तो शर्त भी लिख सकते हैं यहाँ। दूसरी शर्त ये बोली कि हर में 1 जोड़ दें। अब देखिए अंश में तो बोला नहीं, तो अंश को सीधे लिखे रहने दीजिए, अंश क्या है x, लिखे रहने दो, अंश की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। क्या बोला, हर में 1 जोड़ दे, तो हर में 1 जोड़ दो, हर क्या है y धन 1, ये जोड़ दिया, जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो क्या हो गई भाई, 1/2 हो गई, ये हो गई। जैसा उसने बोला हमने वैसा कर दिया। अंश की यहाँ पे बात नहीं हुई, तो हमने अंश को सीधे माना था हमने x, तो अंश को सीधे ऊपर लिख दिया। अब हम इसका त्रिक गुणा कर देंगे। देखिए 2 का गुणा x में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, y धन 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा y धन 1। अब चर वालों को एक साइड कर लीजिए, अचर को एक साइड कर लीजिए, तो 2x y के इस पक्ष में पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण y बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए हमें 2 वेरिएबल वाला समीकरण मिल गया, x ऋण y बराबर ऋण 2, और एक मिल गया 2x ऋण y बराबर 1। अब चाहे तो आप इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन से हल कर लें, चाहे तो आप विलोपन से हल कर लें। ठीक है, चलिए हम इनको हल करते हैं। लिखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 2, और दूसरा समीकरण क्या है 2x ऋण y बराबर 1। अब देखिए विलोपन में क्या होता है, दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना रहता है, तो हमें दूसरे पद का मान निकल जाता है। अब देखिए हम इसमें बराबर क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ y दोनों बराबर लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ बराबर करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे घटा देते हैं, चिन्हों को बदलाव कर दो। यदि यहाँ पे 2 लिखा होता तो हमें बराबर करने की जरूरत थी, परंतु यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है और दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इनडायरेक्ट घटा देंगे। ये धन का था, ये ऋण का, तो ये ऋण का था तो ये धन का हो जाएगा, ये धन का था तो ये ऋण का हो जाएगा। अब देखिए ये धन का है, ये ऋण का है, ऋण की संख्या बड़ी है, इसलिए 2x में से x जाए, क्या बचेगा ऋण x बचेगा। ठीक है, ये ऋण का है, ये धन का, दोनों कट जाएंगे, बराबर लगा दीजिए। ये ऋण का है, ये ऋण का है, ऋण ऋण का जुड़ जाएगा, उत्तर में ऋण ही रहेगा। इसको थोड़ा इस साइड बनाइए चिन्ह, क्योंकि इस पक्ष का है। ये कितना हो जाएगा ऋण 3 हो जाएगा। ये ऋण ऋण है, दोनों कट जाएंगे तो धन आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। विलोपन से हल करने में थोड़ा इजी पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें काट पीट के सीधे माना जाता है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, हमें x का या फिर y का मान निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि संख्या बटे में आती है, जब बटे में संख्या आती है तो उनका एलसीएम निकालना पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए विलोपन थोड़ा सा इजी मेथड पड़ता है। अब हम समीकरण 1 या 2 में आप x का मान रख दीजिए, तो लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x ऋण y बराबर ऋण 2, x ऋण y बराबर ऋण 2 दिया हुआ है। ठीक है, x का मान क्या है 3 आया है, हमने यहाँ 3 रख दिया, ऋण y बराबर ऋण 2, y का मान निकालना है, y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबका पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए 3 का उस पक्ष में जाए तो किसका हो जाएगा ऋण का। अब ऋण ऋण की संख्या जुड़ती है, उत्तर में ऋण ही आता है, ये ऋण का y है, ऋण 3 ऋण 2 जुड़ेगा तो ऋण 5 जाएगा, ये ऋण कट गया तो y बराबर क्या बचा 5 बचा। ठीक है, अब देखिए हमारे अंश का मान भी आ गया और हर का मान भी आ गया, तो हमें भिन्न ज्ञात करनी थी, तो क्या हो जाएगी, लिखिए अतः वह भिन्न, भिन्न का हमने अंश किसको माना था, हमने x को, x का मान कितना है 3, यहाँ लिखिए 3, हर का मान कितना है 5, तो 3/5 होगी, क्योंकि हमने हर को y माना था और हमने x को अंश माना था, तो अंश बटे हर ये भिन्न कहलाती है, तो 3/5 ये आंसर आ गया। चलिए अब हम प्रश्न 6वां देखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि कोई समस्या है या फिर कुछ समझ में नहीं आया या आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप हम कमेंट में जरूर बताइए। अब हम प्रश्न 6वां देखते हैं। देखिए
लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दो चरों में से किसी एक चर को बराबर कर लीजिए। तो वो दोनों यदि बराबर हो गए तो उसको घटाने के बाद वो वाला पक्ष पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा, मतलब कि छुप जाएगा या फिर पूरी तरीके से हट जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, या तो आप x को बराबर कीजिए या फिर y को बराबर कीजिए। तो हम सर्वप्रथम लिखते हैं दिए गए समीकरण, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 3x धन 4y बराबर 10 और दूसरा दिया हुआ है 2x ऋण 2y बराबर 2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम किसको बराबर करेंगे, आप कोशिश ये कीजिए कि जितना छोटा से छोटा मान हो सके उसको बराबर कीजिए और जितना धनात्मक में आ सके उसको बराबर कीजिए। अब देखिए यदि हम इसमें x को बराबर करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम x को बराबर करते हैं। जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा करें तो ये भी 6 हो जाएगा और घटाने पे दोनों घट जाएंगे, बचिएगा क्या y, तो y का मान निकल जाएगा। परंतु यदि हम इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दें, नीचे वाले में सिर्फ 2 का गुणा करें, तो देखिए इसमें सिर्फ 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो हमें ऊपर गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही समीकरण में गुणा करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। परंतु यदि हम x को बराबर करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 गुणा करना पड़ेगा और नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप जब एक ही समीकरण में गुणा करने से आंसर मिल रहा है तो हमें दूसरे में करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम करते क्या है, यहाँ लिखिए समीकरण 2 में 2 का गुणा। अब 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर 4y लिखा है नीचे भी 4y आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर कर दीजिए भाई गुणा। ये मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आती है और इसके अथवे में प्रतिस्थापन आती है। देखिए ये तो ऐसा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन आएगा तो उसका समीकरण हमें खुद बनाना पड़ेगा और दोनों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ये 2 का गुणा 2x में होगा तो कितना हो जाएगा 4x ऋण 2 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर 2 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 4। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर देखिए समीकरण पहला क्या दिया हुआ है, 3x धन 4y बराबर 10 और तीसरा क्या दिया हुआ है 4x ऋण 4y बराबर 4। हल कर दीजिए। देखिए ये दोनों किसके, धन के हैं, ये दोनों ऋण के हैं, तो चिन्हों को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए धन और ऋण दोनों कट गए, 4 3 क्या हो गया 7, ये आ गया 7x धन, दोनों धन के हैं तो 10 4 14 आ गया। x का मान कितना आ जाएगा 14/7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए चाहे तो आप 1 में, चाहे तो 2 में, चाहे तो 3 में समीकरण x का मान रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 2x ऋण 2y बराबर 2। x का मान कितना आया है 2 आया है, तो 2x की जगह 2 रख देंगे, ऋण 2y बराबर 2। अब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऋण 2y बराबर 2। अब देखिए y का मान निकालना है तो y को अकेला छोड़िए, तो ऋण 2y बराबर 2 ऋण 4, 4 का उस पक्ष में पक्षांतर करेंगे, धन का था तो ऋण का हो जाएगा। अब ऋण 2y, धन ऋण की संख्या घटती है, बड़ी संख्या के चिन्ह किसका ऋण का है इसलिए ऋण आएगा, घटाने पे 2 में से 4 जाएगा तो ऋण का 2 बचेगा। अब देखिए y बराबर ऋण 2 बटे ऋण 2, इसके इंटू में क्या है 2 है तो बटा इंटू वाला किस में जाता है भाग में, ये दोनों धन के हो गए और 2 एकम 2 2 एकम 2, y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अतः करके लिखिए, अतः x बराबर क्या आया है 2 और y बराबर क्या आया है 1, ये मान आ गए। यदि हमें लगता है कि हमारा आंसर गलत है या फिर सही है तो किसी भी पक्ष में आप x और y के मान रख लीजिए, यदि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं इसका मतलब उत्तर सही है,
ठीक है, ये विलोपन विधि हो गई। अब हम प्रश्न 7वां देखेंगे। लिखा हुआ है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने कमाया क्या है, एक महीने का उसका 2000, एक व्यक्ति महीने में 2000 रुपए कमाता है, ठीक है। अब आय का अनुपात क्या है, 9 है, अनुपात 7, दो व्यक्तियों की, मतलब उसने व्यक्तियों की आय 9 और उसके एक व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है। हटाइए, देखिए प्रश्न 7वां लिखा हुआ है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने, मतलब एक व्यक्ति एक महीने में 2000 रुपए बचा लेता तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, माना दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, देखिए अब वो कमा रहा है कितना, 9, तो उसके खर्च का अनुपात क्या होगा, 4। क्रमशः यदि एक व्यक्ति की आय का अनुपात 9 है तो उसके खर्च का अनुपात 4 होगा, दूसरे व्यक्ति की आय का अनुपात 7 है तो उसके खर्च का अनुपात 3 होगा। परंतु दोनों व्यक्ति एक महीने में 2000 रुपए बचा लेते हैं। तो माना दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9x और 7x है, ठीक है। अब उनके खर्चों का अनुपात, तो लिखिए उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3, मतलब 4y और 3y है, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति की एक महीने में कितने रुपए बचा लेते हैं, यहाँ लिखिए प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में, यहाँ लिखिए प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने कितने रुपए बचाता है, 2000 रुपए। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है, ठीक है, बचा लेता है। तो देखिए समीकरण क्या बनेंगे, यहां लिखिए, देखिए बने समीकरण क्या बनेंगे, देखिए व्यक्ति की आय का अनुपात, मतलब क्रमशः पहले व्यक्ति के अनुपात क्या है, 9x और दूसरे व्यक्ति का अनुपात क्या है, आय का 7x। तो 9x पहले व्यक्ति की आय का अनुपात है, धन उसके खर्च का अनुपात कितना है, 4y, बचा कितना लेता है, 2000। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरे व्यक्ति की आय का अनुपात क्या है, 7x, धन उसके खर्च का अनुपात क्या है, 3y, बराबर वो व्यक्ति भी कितने रुपए बचाता है, 2000 रुपए। ये हो गया समीकरण 2। अब ये दो समीकरण बन गए। पहला काम क्या रहता है, थोड़ा सा टफ समीकरण बनाना। यदि समीकरण बन गए तो आप चाहे तो उसको प्रतिस्थापन से हल कर दीजिए, चाहे तो आप उसको विलोपन से हल कर दीजिए। अब देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं, अब इसको हम विलोपन से हल करेंगे। यदि हम x वाले को बराबर करते हैं तो दिक्कत क्या होती है, 63 आ जाएगा, इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 9 का गुणा, 63 थोड़ा सा अंक बड़ा हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, y वाले को बराबर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ऊपर हम 3 का गुणा करेंगे और नीचे 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किसका गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा करेंगे तो ये 12 और यहाँ 4 का गुणा तो ये 12, यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए और यहाँ 4 का गुणा कर दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तथा 2 में, और यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, तथा समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा कर हल करने पर, हल कर देंगे, या फिर लिख सकते हो कि गुणा कर घटाने पर, ठीक है। अब देखिए 3 का गुणा 9 में हो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27x, धन 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12y, बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6000, ठीक है।
अब 4 का गुणा 7 में कर दीजिए, 7 चौको कितने हो जाएगा 28x धन 4 3 12y धन 4 दूनी 8000। ये अब इनको घटा दीजिए, हल कर दीजिए, घटा दीजिए, यहाँ लिख सकते हो हल करने पर या फिर घटाने पर। अब देखिए धन धन के चिन्ह सब ऋण का हो जाएगा, अब ये दोनों तो कट जाएंगे, 27x में से 28x जाएगा, अब ये बड़ा वाला ऋण का है इसलिए यहाँ ऋण x आ जाएगा। अब देखिए ऋण 8000 भी किसका है, ऋण का है, बड़ा है। अब 6000 में से 8000, ये 6 धन का है 6000 और ये ऋण का है इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। अब 8000 में से 6000 जाएंगे तो कितना बचेगा 2000 बचेगा, ये ऋण ऋण क्या थे धन हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2000 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है तो क्या करिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण, किसी भी समीकरण में रख लीजिए मान, समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में x बराबर 2000 रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 7x धन 3y बराबर 2000। अब x का मान कितना है 2000, तो 7 गुणा यहाँ लिखिए 2000 धन 3y बराबर 2000, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14000 धन 3y बराबर 2000। अब 14000 को उस पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए तो 3y बराबर ये हो जाएगा 2000 ऋण 14000, तो 3y बराबर, अब 2000 में से 14000 जाएंगे, धन का था और ये ऋण का है, धन ऋण की संख्या में से क्या होती है घटती है, चिन्ह किसका रहता है जो बड़ी संख्या का रहता है, तो आ जाएगा ऋण 12000। अब y का मान निकाल लीजिए, ऋण 12000 में 3 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 कम 3 3 चौको 12, ये हो जाएगा 4000 ऋण 4000। एक x का मान आ गया और एक y का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना था दोनों की मासिक आय का अनुपात, तो हमने पहले व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात क्या माना है 9x और दूसरे का 7x। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए पहले व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात, पहले व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात, अनुपात क्या माना था अपन ने 9x, मतलब 9 गुणा x का मान कितना है 2000, ये तो कितना हो जाएगा 18000 रुपए। व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात यहाँ लिखिए, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात क्या माना था 7x, मतलब 7 गुणा 2000, तो ये कितना हो जाएगा 14000 रुपए, ठीक है। पहले व्यक्ति की मासिक आय अनुपात कितना आ गया 18000 और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात कितना आ गया 14000। इस प्रकार हमने प्रश्न 7वां हल किया। अब हम प्रश्न 8वां देखेंगे। देखिए प्रश्न 8वां लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, मतलब कि हमें इसमें जोड़ना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व, देखिए जब भी बाद की बात होती है 5 वर्ष बाद मतलब जोड़ने का ख्याल आना चाहिए और पूर्व की बात होती है तो घटाने का ख्याल आना चाहिए, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हल डाल के आप सर्वप्रथम दोनों की आयु मान लीजिए। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, आप x मान लीजिए या फिर कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना तो पहले मान लीजिए, माना जैकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की मान लीजिए, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लीजिए y है, ठीक है। अब प्रश्न, अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या थी, पहले तो इसको मान लीजिए। प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, प्रश्नानुसार
बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात होती है तो जोड़ना रहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अपन वर्तमान आयु क्या हमारा है x, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी x धन 5, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y धन 5 वर्ष, जरूर डाल लीजिए आप लोग, y धन 5 वर्ष। ठीक है, अब प्रथम शर्त अनुसार क्या लिखेंगे हम, जो बोला गया है, देखिए प्रथम शर्त बोली, पहले तो हमने हल कर लिए, पहले वर्तमान आयु ज्ञात कर ली, फिर हमने उनकी 5 वर्ष बाद की आयु दोनों की ज्ञात कर ली। अब प्रथम शर्त अनुसार बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या निकाला है हमने, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x धन 5 वर्ष, तो ये लिख लीजिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हमने लिख ली x धन 5, उसके पुत्र की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद y धन 5 से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु क्या है y, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो हमने पुत्र की आयु में 3 गुणा कर दिया। क्यों, उसने बोला है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से, तो हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x धन 5 बराबर 3y गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 15 में 3 5 15। अब हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x 3y को इस पक्ष में ले आओ, तो ये हो गया ऋण 3y, 15 को लिख रहने दीजिए, 5 को इस पक्ष में ले जाइए, ये हो जाएगा ऋण 5, ये हो जाएगा x ऋण 3y बराबर ये हो जाएगा 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, हमने प्रथम शर्त लिख ली, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पूछा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो प्रश्नानुसार, यहाँ भी प्रश्नानुसार लिख लीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे, पूर्व की, तो 5 वर्ष पूर्व, पहले तो आयु निकाल लीजिए 5 वर्ष पूर्व क्या थी, उसके बाद हम शर्त के अनुसार चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, देखिए जब भी पूर्व की बात होती है तो हम उसमें घटाना करते हैं x ऋण 5 वर्ष, और जब बोलता है बाद तो हम उसमें क्या करते हैं, जोड़ना करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x ऋण 5 और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, हमने वर्तमान आयु y माना था, उसमें से 5 को घटा दीजिए, और उसके पुत्र की आयु कब, 5 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगी y ऋण 5 वर्ष। अब हम शर्त का पालन करेंगे, क्या द्वितीय शर्त अनुसार क्या है, लिखिए यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, देखिए चाहे तो आप शर्त भी लिख सकते हैं, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या थी, x ऋण 5, तो आप लिख लीजिए x ऋण 5। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हमने लिख लिया x ऋण 5, उसके पुत्र की आयु क्या है, 5 वर्ष पूर्व y ऋण 5, ये लिख लिया, कि आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मतलब x ऋण 5, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x ऋण 5, पहले तो कोष्टक को हल करेंगे, 7 को गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 7y ऋण 7 का गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा 35। अब पक्षांतर कर लीजिए, तो x ऋण 7y ऋण 5 का उस पक्ष में पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा धन का 5। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x ऋण 7y बराबर, देखिए ऋण का 35 है और धन का 5 है, ऋण धन की संख्या में से घटती है, चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का, तो पहले तो यहाँ आ जाएगा ऋण और 35 में से 5 गए तो ये हो गया 30, ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 चाहे तो आप विलोपन से हल कर लीजिए, चाहे तो आप प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए। देखिए यहाँ x लिखा हुआ, यहाँ भी x लिखा हुआ, दोनों बराबर है, तो हमें विलोपन से हल करने में ज़्यादा सहूलियत होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि आप इसे विलोपन से सॉल्व कीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 को
हल करने पे लिख लीजिए या फिर घटाने पर लिख लीजिए। को हल करने पर क्या लिखा हुआ है, x ऋण 3y बराबर 10 और x ऋण 7y बराबर ऋण 30। अब ये दोनों बराबर तो है, परंतु यहाँ चिन्ह ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों कट जाए, तो हम इनके चिन्ह में बदलाव कर देते हैं। देखिए ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा। अब ये धन ऋण ये दोनों कट गए, इस वाली का चिन्ह किसका रहेगा, धन का। जो यहाँ आता है चिन्ह वही इसका रहता है, इसको नहीं मानते हैं। अब ऋण और धन की संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, 7 में 3 जाएगा, 4y बचेगा। अब देखिए धन धन दोनों होंगे तो हो जाएगा 40, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। अब y का मान निकालेंगे तो 4 इसके बटे में चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो y बराबर क्या आ गया 10। अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर या फिर y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x ऋण 3y बराबर 10, x ऋण 3y बराबर 10 दिया हुआ है, तो x ऋण 3y का मान 10 रख दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 10 और 3 का गुणा हो 10 या 30, 10 ये। अब ये है 10 धन 30, पक्षांतर कर देंगे तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी y। तो x का मान क्या आया है 40 जो जैकब की आयु कहलाएगी, और पुत्र की आयु वर्तमान आयु हमने y माना था, y का मान क्या है 10, मतलब उसके पुत्र की आयु क्या रहेगी वर्तमान, यहाँ लिख लीजिए। अतः आंसर रहेगा ये, आंसर जरूर लिखिए कि जो पूछा गया था। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार ये जब भी आयु वाले प्रश्न आते हैं उनको इस तरीके से हल कीजिए, आंसर जल्दी आ जाएगा। और विलोपन विधि से हल कीजिए, थोड़ा सा इजी पड़ती है। अब हम प्रश्न 9वां देखेंगे। देखिए लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कलम दिया हुआ, पेंसिल दिया हुआ, हो सकता है कल के दिन यदि प्रश्न आ जाए 5 बल्लों का मूल्य तथा 5-7 बॉल का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, परंतु हमें सॉल्व इसी तरीके से करना है। कैसे करेंगे, मान लीजिए माना पेंसिल का मूल्य, देखिए पेंसिल कलम की जगह रबर भी हो सकता है, या फिर बोल सकता है कि पेन का मूल्य बोल सकता है, या फिर बोल सकता है बल्ले का मूल्य, पर सवालों को इसी तरीके से हल करना है। माना पेंसिल का मूल्य क्या है, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है, x रुपए है, तथा कलम का मूल्य मान लीजिए y है, तथा कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। अब देखिए बोला क्या गया है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, मतलब हमें दिख ही रहा है कि समीकरण क्या बोल रहा है, 5x धन 7x बराबर 50 रुपए, ठीक है। तो लिखिए पहली शर्तानुसार या फिर प्रथम शर्तानुसार आप चाहें तो यहाँ शर्त को लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, फिर नीचे समीकरण बना सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स क्या है और अच्छे से मिल। यदि हमने सब कुछ सिस्टमैटिक लिखा है तो गणित में 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल हमने माना, पेंसिल का मूल्य क्या है x माना है, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, धन 7 कलमों का मूल्य, हमने कलम को क्या माना है, कलम का मूल्य y रुपए, मतलब ये हो जाएगा 7y, टोटल कितना है 50। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार या फिर दूसरी शर्तानुसार क्या बोला गया है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल मतलब कि 7x धन
5 कलमों का मूल्य बोला है, मतलब कि 5y बराबर कितना है टोटल 46 रुपए, तो ये आ गया 46। ठीक है, अब ये दो समीकरण बन गए। अब हमें एक पेंसिल का मूल्य है, एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक पेंसिल, हमने पेंसिल का मूल्य क्या बोला है x रुपए है, और कलम का मूल्य क्या है बोला है y रुपए है। जब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे और x और y का जो मान आएगा वही एक पेंसिल का मूल्य कहलाएगा, और जो y का मान आएगा वो एक कलम का मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखिए इसमें हम दोनों में से किसी को बराबर कर लेते हैं, तो हम यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ पे हम x को बराबर करेंगे, तो इस वाले 7 का गुणा यदि हम इसमें 5 में कर दिए तो 7 पना 35 हो गया, और 5 का गुणा यदि हमने 7 में कर दिया तो भी 35 हो गया। तो यहाँ लिखिए 7 और यहाँ लिखिए 5, मतलब समीकरण 1 में 7 का गुणा और समीकरण 2 में 5 का गुणा। लिखिए समीकरण 1 में 7 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा कर घटाने पर। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। देखिए 7 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या जाएगा? 7 पना 35x धन 7 का गुणा इसमें करेंगे 7 से 49 y बराबर 7 पना 35 350 आ जाएगा। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो भी 7 पना 35x धन 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 25y बराबर 5 छिक्का कितना हो जाएगा? 30 का शून्य, हासलाई 3, 5 चौको 20 और 3 23, मतलब कि 230। अब इसको घटा देंगे। देखिए ये ऋण का, ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, ये दोनों बराबर से कट जाएंगे। अब 49 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, ये 24 वाई आ गया। ठीक है, अब देखिए 0 का 0 घटा देंगे, इनको यहाँ थोड़ा चिन्ह इस साइड लिख लीजिए। 0 का 0, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। अब y का मान निकालना है तो 120 के बटे में क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए शुरुआत में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12 और ये शून्य, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, तो y का मान क्या आ गया? 5। अब इन दोनों में से किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। लिखिए समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है? 7x धन 5y बराबर 46, तो 7x को लेकर आने दीजिए, धन 5y का मान कितना है? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 46। ये हो जाएगा 7x धन 5 25 बराबर 46, तो 7x बराबर 46 ऋण 25, तो 7x बराबर 6 में से 5 का 1, 4 में से 2 गए 2, तो x बराबर कितना जाएगा? 21 बटे 7, 7 एकम 7, 7 या 21, तो x का मान कितना आ गया? 3। तो देखिए हमें किसका मान निकालना था? एक पेंसिल और एक कलम का। तो पेंसिल का मूल्य क्या हमने माना था? x रुपए, तो x का मान कितना आया? 3। तो ये लिखिए अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य कितना जाएगा? 5 रुपए है। ठीक है, ये क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी प्रकार सारे सवाल हल करने हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 10वां दिया हुआ है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग मतलब एक आयत की बात हो रही है। ठीक है, का अर्ध परिमाप तो दिया हुआ 36 मीटर, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले अपन मान लेते हैं आयताकार यहाँ लिख दीजिए माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर मान लीजिए, x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर मान लीजिए। ठीक है,
अब दिया क्या है, हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है, दिया है आयताकार, आयताकार मतलब एक आयत की बात हो रही है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो हमने माना और दिया, हम ये दो चीज कर लेते हैं सर्वप्रथम। अब देखिए अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया होता है, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एक फॉर्मूला होता है कि आयत का अर्ध परिमाप, या फिर आप लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 कोष्टक 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए अर्ध परिमाप हमें दिया हो क्या 36 मीटर, तो यहाँ 36 लिख लीजिए, 1/2 कोष्टक के अंदर 2, अब अपने लंबाई क्या माना है, अपन ने x माना है, और चौड़ाई क्या माना है, अपन ने y माना है। ठीक है, अब देखिए ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 36x धन y, एक ये इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है, यहाँ लिखिए प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, क्या बोला गया है, आयताकार बाग जिसकी लंबाई हमने क्या माना है x, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई क्या माना है हमने y। अब जब अधिक की बात हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे धन 4। देखिए बोला क्या गया है, आयताकार बाग जिसकी लंबाई, हमने लंबाई क्या माना है x, लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई क्या माना है हमने y, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब हम किस में जोड़ेंगे, चौड़ाई में, मतलब y धन 4। ठीक है, ये हमें समीकरण मिल गया। कैसे मिला, प्रथम शर्त से। अब x का इस पक्ष पक्षांतर कर दीजिए, x ऋण y बराबर 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को चाहे तो विलोपन से हल कर लें, चाहे तो प्रतिस्थापन से। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x धन y बराबर 36 और x ऋण y बराबर 4। अब देखिए यहाँ दोनों बराबर है, x भी बराबर y भी बराबर है, तो हमें ना गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो चिन्ह को बदलाव नहीं भी करेंगे तो भी कट जाएगा। देखिए ये धन का है, ये ऋण का है, ये दोनों कट जाएंगे, x किसके हैं, धन के हैं, तो ये जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 2x, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों धन के हैं तो ये भी जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए। देखिए 2x बराबर कितना आया है 40, तो x बराबर क्या जाएगा 40/2, क्योंकि इसके इंटू में क्या है 2 है, तो ये बटे में चला जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, y का, तो किसी भी समीकरण मान रख दीजिए, लिख दिए यहाँ पे समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में x बराबर 20 रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। देखिए x ऋण y बराबर 4, तो x ऋण y बराबर क्या लिखा 4, तो x का मान कितना है 20 ऋण y बराबर 4, तो ऋण y 20 का उस पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऋण 20, ये हो जाएगा 20। धन और ऋण की संख्या में से क्या होती है, घटती है चिन्ह, वही आधा जो बड़ी संख्या का रहता है, ये ऋण आ जाएगा, 20 में से 4 जाएंगे 16 बचेगा, दोनों जगह ऋण है तो ये धन हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अतः करके आंसर लिखिए, अतः अपन ने बाग की लंबाई क्या माना था x मीटर, अतः बाग की लंबाई x मीटर। अब x का मान कितना आया है 20, तो बाग की लंबाई क्या हो जाएगी 20 मीटर, तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमने माना था y का मान आया 16 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए, अब हम इसी प्रकार प्रश्न 11वां हल करते हैं। देखिए प्रश्न 11वां लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या, अब 2 अंकों की मतलब जैसे कि 10 हो गए, 2 अंक, इकाई और दहाई, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब देखो 2 अंकों की हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 है, अब 2 अंकों से किस से बनी हुई है, वह x और y से, तो 10x धन y ये एक संख्या, अब उसके अंकों को पलटने पर मतलब 10y धन x दूसरी संख्या, उसी संख्या को पलटने पर बनी ये दूसरी संख्या, उसका योग क्या है
x माना और दूसरी संख्या y माना, उनका अंतर क्या है 2 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि हम इस प्रकार हल करें, हम दो समीकरण मिलेंगे तो उसको हम विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करेंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है, चलो देखिए मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, दो अंकों की संख्या हो रही है, इकाई दहाई दो ही आएंगे। माना इकाई का अंक y है, ठीक है, तथा दहाई का अंक x है। अब अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग, दो अंकों की एक संख्या, तो हम क्या मान लेते हैं, दो अंकों की, ये तो एक अंक, ये हो गया अंक, एक ये हो गया अंक, दो अंकों की एक संख्या। दो अंकों की एक संख्या कौन सी होगी, ये हो जाएगी, हमने इकाई का अंक क्या माना है, y माना है, और दहाई का क्या x माना है। 10 के साथ ये x हो जाएगा दहाई में और इकाई में आ जाएगा y। दो अंकों की एक संख्या क्या होगी, 10x धन y। अब पलटने पर बनी संख्या, अंकों को यहां लिख दीजिए, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या। अब देखिए इनकी इकाई और दहाई दोनों में चेंजेस कर दीजिए, तो हो जाएगा 10y धन x। ठीक है, सर्वप्रथम क्या बोला गया, दो अंकों की एक संख्या, तो मान लीजिए इकाई का अंक y है, दो अंकों की हो रही मतलब उसमें इकाई भी होगा और दहाई भी होगा, तो हमने इकाई का अंक y मान लिया, दहाई का अंक x मान लिया। अब बोला गया दो अंकों की एक संख्या, अब दो अंकों की कौन संख्या होगी, 10x धन y, दो अंकों की हो गई। उसको पलटने पर या फिर उलटने पर, तो हमने पलट दिया भैया, x को इस साइड यहाँ ले आया, y को यहाँ ले आया। अब बनी संख्या का योग 66 है। अब हम प्रथम शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। अब आगे बढ़ रहा है, वो कह रहा है उनका योग क्या है, 66 है। हमने वो संख्याएं ज्ञात कर ली। अब उनका हम प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या क्या है, 10x धन y, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। अंकों को पलटने में बनी संख्या कौन सी थी, 10y धन x, इनका योग मतलब हम इसमें जोड़ेंगे 10y धन x। ज्यादा तो इनको डिब्बे में लिख लीजिए आप। इनका योग किसके बराबर है, 66 के बराबर है। देखिए 10x धन y और धन x बराबर 66, ये हो गया। 10x और 1x कितना हो जाएगा, 11x, 10y और 1y ये हो जाएगा 11y बराबर 66। अब देखिए, अब इसमें पूरे में 11 का भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 छिक्का 66, ये हो जाएगा x धन y बराबर 6। हमने 11 का भाग दे दिया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी शर्त क्या बोल रही है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या बोल रही है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, हमने पहली से इकाई का अंक माना x, दहाई का अंक माना y, उनका अंतर, देखिए एक दो प्रकार से x ऋण y बराबर 2 भी आ सकता है और y ऋण x बराबर 2 भी आ सकता है। अब इसमें ये नहीं बोला कि इकाई के अंक और दहाई के अंक का अंतर, दहाई का अंक और इकाई के अंक, इसमें बोला है अंक, संख्या के अंकों का अंतर। तो x ऋण y बराबर 2 भी आ सकता है, y ऋण x बराबर 2 आ सकता है। ये दो कंडीशन दी हुई है, तो हम दोनों कंडीशन में हल करेंगे। दोनों कंडीशन क्या हल आता, देखिए पहले एक समीकरण ये दूसरे, दोनों को हल करेंगे किससे, विलोपन विधि से। फिर हम समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे विलोपन विधि से, फिर देखेंगे ये संख्याएं क्या आ रही हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आप क्या लीजिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, दोनों को हल कर लीजिए, को हल करने पर यहाँ क्या लिख देंगे, x धन y बराबर 6 और x ऋण y बराबर 2। अब देखिए ये धन धन के हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये धन और ऋण का है तो कट जाएगा, ये दोनों धन के हैं तो जुड़ जाएंगे। ये 2x बराबर कितना आ गया, ये 8 आ गया। देखिए 2x बराबर 8, x के इंटू में है तो बटे में जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम समीकरण 1 या 2 में किसी भी मान रख सकते हैं। समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए क्या है, x ऋण y बराबर 2, x ऋण y बराबर 2, x का मान कितना है, 4 ऋण y बराबर 2। अब इसको
ऋण ऋण धन के हो जाएंगे, दिया जाएगा y बराबर 2। तो देखिए जब हमने समीकरण 1 और 2 को हल किया है तो हमें x बराबर 4 और y बराबर 2 मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम पहली संख्या क्या मिलेगी 4 और 2 42 मिल जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 3 को हल करने पर समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है x धन y बराबर 6 और समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है y ऋण x बराबर 2। अब देखिए y ऋण x बराबर 2 लिखा हुआ है तो हमको x पहले लिखना है, तो चिन्हों के साथ देखिए ऋण x लिखा है, यहाँ ऋण x लिख दीजिए। y किसका है धन का है, ये धन y लिख दीजिए। मतलब ये है कि हम y ऋण x को ऋण x धन y भी तो लिख सकते हैं क्योंकि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। y धन का था, यहाँ भी y धन का है, x ऋण का था, यहाँ भी x ऋण का है, बराबर क्या जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये धन का है, ऋण का है, तो ये कट जाएगा, ये दोनों धन के दिया जाएगा 2y बराबर 6 2 8, दोनों धन के भी जुड़ जाएंगे। अब y बराबर क्या जाएगा 8 की बटे में 2 चला जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, गुणा का जब पक्षांतर होता है भाग में जाता है, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, y बराबर कितना आ गया 4। अब हम समीकरण 3 में मान रख देंगे किसका y का, समीकरण 3 में y बराबर 4 रखने पर, आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं रखने पर। देखिए समीकरण 3 क्या दिया हुआ है y ऋण x बराबर 2, y का मान कितना 4 ऋण x बराबर 2, ऋण x 2 ऋण 4, हमने 4 का पक्षांतर कर दिया है, धन का था तो ऋण का हो गया, ये ऋण x ये फिर ऋण 2 आ गया क्योंकि धन ऋण की संख्या घटती है, चिन्ह वही रहता जो बड़ी संख्या में रहता है। यहाँ ऋण का चिन्ह 4 का है, ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे ऋण आ गया, ये दोनों ऋण ऋण के थे तो x बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, अब उसमें बोला है का अंतर अंकों का अंतर 2 तो संख्याएं याद कीजिए। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, पहली संख्या क्या मिल रहा है, जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया तो पहली संख्या हमें क्या मिली। ठीक है, लिखिए अतः पहली संख्या क्या मिली, x का मान कितना आया 4 और y का मान कितना आया 2, तो हमें पहली संख्या क्या मिली 42। अब दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब हमने समीकरण 1 और 3 को हल किया तो हमें x का मान कितना मिला 2 और y का मान कितना मिला 4, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 24। इसी प्रकार सारे सवालों को हल करना है, पर हमने जो ये हल करवानी मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएंगे ही। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई समस्या है या फिर आप कोई और प्रश्न हल करवाना चाहे तो हमें कमेंट जरूर बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।